हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पौधों में लैंगिक जनन। देखिए, इसके पहले के वीडियो में हम लोग पौधों में लैंगिक जनन पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें हम जो पुष्प की संरचना है उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब उसके आगे का जो पार्ट है वो हम सभी लोग देखेंगे। चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं पौधों में लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन का मतलब होता है कि उसमें युग्मक बने, नर जननांग में नर युग्मक बने और मादा जननांग में मादा युग्मक बने और फिर उसका संलयन हो। तो यहाँ पर हम लोग ये जान चुके हैं कि जो पुष्प में नर जननांग होता है उसको पुमंग या पुंकेसर बोलते हैं, और पुष्पों में एक दूसरा होता है जो मादा जननांग की तरह कार्य करता है, जिसको हम जायांग या स्त्री केसर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये खोजेंगे कि जो नर युग्मक है और मादा युग्मक कहाँ पाया जाता है, कहाँ है, उसके बाद फिर वो संलयन की बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना शुरू करेंगे कि जो नर पुष्प का जो नर भाग है, पुष्प का नर भाग आपको ये बताया गया वो कहलाता है पुंकेसर। और ये भी आपको क्लियर कर दिया गया है कि जो पुष्प ये पुंकेसर होता है उसका जो समूह होता है होल ऑफ द स्टेमेन, या हम ये बात कर सकते हैं पुंकेसरों का जो चक्र होता है उसको क्या कहा जाता है। जो पुंकेसरों का चक्र एक होता नहीं, कई होते हैं जो एक चक्र में लगे रहते हैं, तो उसका जो चक्र होता है वो पुमंग कहलाता है। क्या कहलाता है? पुमंग। अब अगर हम बात करें तो जो एक पुंकेसर होता है उसके दो भाग होते हैं। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? दो भाग। पहला जो भाग होता है वो होता है परागकोश। पहला भाग जो होता है वो क्या होता है? परागकोश। और दूसरा भाग परागकोश, या इसको एंथर बोलते हैं, एंथर। और दूसरा भाग होता है पुतंतु। क्या होता है? पुतंतु, या फिलामेंट अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, फिलामेंट। यहाँ पर अगर हम यहाँ फिगर देखें तो इस तरह से कुछ ऐसे ये दिखता है, इस तरह से। ये ऊपर वाला जो भाग है इसको बोलते हैं परागकोश। परागकोश बोलते हैं। और ये होता है पुतंतु। क्या होता है? पुतंतु। अगर यहाँ पर ये देखें तो जो परागकोश होता है, यह जो होता है परागकोश, यह द्विपालित होता है। यह द्विपालित होता है, यानी कि इसमें दो लोब होते हैं। द्विपालित यानी कि बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड होता है। कितने लोब होते हैं? दो लोब होते हैं। और प्रत्येक पाली में, प्रत्येक लोब में दो लघु बीजाणुधानी होता है। लघु बीजाणुधानी होता है। और इसी बीजाणुधानी में क्या होते हैं? पराग कण बनते हैं। और बीजाणुधानी में क्या होते हैं? बीजाणुधानी में पराग कण बनते हैं। पराग कण बनते हैं।
मतलब यहाँ पर अगर ये देखा जाए तो ये परागकोश है, और परागकोश कितने लोब है, एक लोब देखिए ये दिख रहा है और एक लोब इधर दिख रहा है। अगर इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन लें, अनुप्रस्थ काट लें, तो इस अनुप्रस्थ काट में कुछ ऐसी रचना देखने को मिलती है। अनुप्रस्थ काट जो होगी उस अनुप्रस्थ काट में ऐसा दिखाई देगा, इस तरह की संरचना दिखाई देगी। ये यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो एकदम ये क्लियर हो रहा है कि इसमें लोबों की संख्या कितनी है। देखिए एक लोब तो ये हो गया इस साइड में और एक लोब इस साइड में हो गया, ये दो लोब हो गए। और प्रत्येक लोब में, एक लोब में ये और ये जो है इनको कहा जाता है लघु बीजाणुधानी। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुधानी। तो टोटल अगर हम बात करें लघु बीजाणुधानियों की एक परागकोश में, तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं, जो कई कोशिकाओं की कई परतों से घिरा रहता है। और इन्हीं लघु बीजाणुधानियों के अंदर शुरुआत में जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इसके अंदर बहुत सारे छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्मदर्शीय संरचनाएं विकसित होती हैं। और इन सूक्ष्मदर्शी संरचनाओं को ही क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। क्या बोलते हैं? परागकण कहते हैं। क्या कहलाता है? परागकण। इसमें ये बहुत सारे भरे रहते हैं, बहुत सारे रचनाएं जो होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी रचनाएं प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में भरी रहती हैं। और इन रचनाओं को ही परागकण कहते हैं। क्या बोलेंगे? परागकण कहते हैं। ये परागकण हो गया, ये परागकण है। जैसे अब यहाँ पे परागकण फिगर के माध्यम से ये आपको बताया गया सॉरी, ये बताया गया कि अगर आप ये देखना चाहें परागकणों को, सरसों का खेत अगर आप देखे होंगे, उसके पुष्प आपको पीले पीले रंग के दिखाई देते हैं। सरसों के खेत में अगर आप चले जाएं और उसके ऊपर हाथ ऐसे लगाएं, तो हाथ के ऊपर एक पीले पीले रंग का पाउडर लग जाता है। क्या लगेगा? पाउडर। उस पाउडर को, जो आपके ऊपर पाउडर लगा, आपके हाथ पर जो पाउडर लगा, वो कुछ नहीं बल्कि होते क्या हैं? परागकण ही होते हैं। अगर उनको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो वो दिखाई देंगे, यानी परागकण जैसे दिखाई देंगे। कैसे परागकण होता है वो अब हम लोग देख लेते हैं। अगर एक परागकण की संरचना को देखें तो जो परागकण होता है वो कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरह से सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ऐसे ये राउंड शेप का दिखेगा। इसमें अगर परागकण देखा जाए तो ये 2 झिल्लियों से घिरा हुआ होता है। कितनी झिल्ली से घिरा रहेगा? 2 झिल्ली। बाहरी झिल्ली को बाह्य चोल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बाह्य चोल। और भीतरी झिल्ली को अंतःचोल बोलते हैं। बाह्य झिल्ली को क्या बोलेंगे? बाह्य चोल। और अंतः झिल्ली को क्या बोलते हैं? अंतःचोल बोलते हैं। इसको एग्जाइन कहते हैं अंग्रेजी में, और इसको इंटाइन बोलते हैं। यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ये काफ़ी हार्ड होती है। कुछ स्थानों को छोड़ करके अधिकांश स्थानों पर ये बहुत ही ये कठोर होती है बाह्य झिल्ली।
बाह्य झिल्ली जो होती है बहुत कठोर होती है, इस कारण से ये काफ़ी अधिक तापक्रम पर भी परागकण खराब नहीं होते हैं, जीवित रहते हैं। इस तरह की रचना दिखाई देती है। माइक्रोस्कोप से सूक्ष्मदर्शी से देखने पर परागकण ऐसा दिखेगा। जो सरसों के खेत में आपके हाथ पर जो लगा था उसको अगर सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। तो ये तो झिल्ली के बारे में बात हो गई। बाहरी झिल्ली को बाह्यचोल और भीतरी झिल्ली को अंतःचोल बोलते हैं। इसके अंदर अगर देखा जाए तो एक ये पूरी बड़ी कोशिका होती है। ये क्या होती है? एक बड़ी कोशिका। इस कोशिका को कायिक कोशिका कहते हैं, कायिक कोशिका कहते हैं। और इसी कोशिका के अंदर जो इसी में तैरती रहती है, कोशिका के अंदर ये क्या होगा? जीव द्रव्य होगा, कोशिका द्रव्य होगा। इसी कोशिका में एक कोशिका जो तर्क रूपी होती है स्पिंडल से, इस तरह से ऐसे कोशिका होती है, छोटी कोशिका, इसी के जीव द्रव्य में फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है। इसको बोलते हैं जनन कोशिका। क्या बोलते हैं? जनन कोशिका। जनन कोशिका जो होती है वो छोटी होती है, जबकि कायिक कोशिका क्या होती है? बड़ी होती है। इसी जनन कोशिका से ही क्या होता है? ये जो कोशिका विभाजित होती है तो नर युग्मक का निर्माण होता है। एक जनन कोशिका से दो नर युग्मक बनते हैं। एक जनन कोशिका से कितने नर युग्मक बनते हैं? दो नर युग्मक बनते हैं। तो यहाँ पर लैंगिक जनन में दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक नर युग्मक की और दूसरा मादा युग्मक की। तो नर युग्मक आपको यहाँ पर मिल गया। नर युग्मक जो होगा वो कहाँ पाया जाता है? पराग कण के अंदर। पराग कण के अंदर पाया जाता है। और यानी पराग कण ही जो होगा वो नर युग्मक को मादा युग्मक के पास ले जाने का काम करता है। तो इतना हमें उम्मीद है कि ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग मादा युग्मक की तलाश करेंगे कि मादा युग्मक कहाँ मिलेगा। तो वो अब हम देखते हैं। तो आपको ये क्लियर है कि जो मादा जननांग होता है पुष्प का, मादा जननांग, पुष्प का जो मादा जननांग है उसको क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर का जो समूह होता है, चक्र होता है, उसको जायांग कहते हैं। क्या बोलेंगे? जायांग। एक स्त्री केसर की अगर हम बात करें, एक स्त्री केसर की बात करें तो उसके 3 भाग होते हैं। स्त्री केसर के कितने भाग? पिछले वीडियो में भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो 3 भाग होते हैं। वो भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग होता है वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। दूसरा भाग होता है वर्तिका और तीसरा जो भाग होता है उसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। स्टिग्मा अंग्रेजी इसकी होती है, स्टाइल होती है और ओवरी होती है। तो एक स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कौन कौन से? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। फिगर देख लीजिए। ये जो भाग होता है ऊपर थोड़ा सा स्पंजी भाग होता है, स्पंजी भाग होता है, इसको स्टिग्मा बोलते हैं। ये जो भाग है स्टिग्मा, बीच में ये बेलनाकार भाग वर्तिका कहलाती है और नीचे का ये जो फूला हुआ भाग है इसको अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अंडाशय।
अब यहाँ पर देखिए अंडाशय जो है इसके अंदर आपको ये बताया गया कि या तो एक या एक से अधिक क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। इसे क्या बोलेंगे, बीजांड। अंग्रेजी इसकी होती है ओव्यूल। बीजांड या ओव्यूल पाए जाते हैं। अगर हम एक बीजांड या ओव्यूल की संरचना देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। बीजांड या ओव्यूल की संरचना अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ऐसे ये दिखाई देता है। जो कि ये वाला जो भाग होता है यह अंडाशय की दीवार से जुड़ा हुआ होता है। जिससे ये जुड़ा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, फनिकिल, या हिंदी इसकी होती है बीजांड वृंत। क्या होती है, बीजांड वृंत। यानी बीजांड वृंत द्वारा जो बीजांड है वह अंडाशय की दीवार से जुड़ा रहता है। इसके बाद ये पूरा तो बीजांड हो गया। ये जो पॉइंट होता है इसको नाभिका कहा जाता है। यानी बीजांड वृंत और जो बीजांड है वह जिस स्थान पर मिलते हैं उस बिंदु को कहा जाता है नाभिका या हाइलम बोलते हैं। नाभिका या हाइलम। इसके बाद में ये जो लेयर होती है इनको अध्यावरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, अध्यावरण होता है। बाहरी अध्यावरण और भीतरी अध्यावरण, ये दोनों अध्यावरण हैं। ये दोनों क्या हैं, अध्यावरण हैं। बाहरी अध्यावरण और ये भीतरी अध्यावरण। और इसके बीच में फिर एक स्ट्रक्चर होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को थैलीनुमा संरचना होती है, इसको भ्रूण कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश कहा जाता है। और ये जो पोर्शन होता है इसको न्यूसिलस न्यूसिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूसिलस। इधर देखिए एक ये जो छिद्र होता है उस छिद्र को बीजांड द्वार कहा जाता है। बीजांड द्वार बोलते हैं। इसके विपरीत वाला जो भाग है इसको चलाजा कहा जाता है या हिंदी में निभाग कहते हैं। चलाजा या निभाग बोलते हैं। अब अगर ये अंदर जो ब्लैक कलर में आपको ये दिखाया गया भ्रूण कोश जो है उसके अंदर कई कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर जो बीजांड द्वार की तरफ एक कोशिका होती है जिसको अंड कोशिका कहते हैं। अंड कोशिका। और उसी के साथ साथ दो और कोशिकाएं लगी होती हैं। दो कोशिकाएं और लगी होती हैं। इन कोशिकाओं को सखी कोशिकाएं कहते हैं। सखी कोशिकाएं कहते हैं। इन दोनों कोशिकाओं को एक साथ यानी अंड कोशिका और सखी कोशिका को अंड उपकरण कहा जाता है। अंड उपकरण बोलते हैं। मतलब एक अंड कोशिका और दो सख कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, अंड उपकरण। यहाँ बीच में जो होती हैं दो कोशिकाएं होती हैं। दो कोशिकाएं जिनको ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। क्या बोलेंगे, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं।
ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं। और इस साइड में 3 कोशिकाएं होती हैं और इन तीनों कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? प्रतिध्रुवीय कोशिका या प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं कहते हैं। तो यहाँ पर जो अंड कोशिका है वही मादा युग्मक है। अंड कोशिका जो है वही क्या है? मादा युग्मक है। और यानी कि मादा युग्मक की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पाई जाती है? स्त्री केसर के अंडाशय जो होगा, अंडाशय के अंदर बीजांड होता है और फिर बीजांड के अंदर ये पाया जाता है अंड कोशिका। अब निषेचन करने के लिए नर युग्मक को यहाँ तक आना पड़ेगा, तभी निषेचन क्रिया हो सकती है। तो इसके बाद हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे। चूँकि आपको ये पता है कि जो परागकण होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? इसमें ऐसे भरे रहते हैं पूरी तरह से पराग कोश के अंदर भरे रहते हैं। पराग कोश में ये भरे रहते हैं। ये फिगर आपको दिखाया गया। पराग के कोश के अंदर जो लघु बीजांडधानियाँ होती है उसी में क्या होते हैं? भरे रहते हैं। और जब ये पराग कोश परिपक्व होता है तब ये फट जाता है और परागकण बाहर निकलते हैं। अब इनको पहुंचना होगा, क्योंकि आपको पता है नर युग्मक कहाँ है? परागकण के अंदर होता है। यही परागकण पहुंचता है पहले यहाँ पर। कहाँ पर पहुँचेगा? वर्तिकाग्र पर। तो ये चीज़ें हम लोग अभी देखते हैं आगे थोड़ा सा। तो अब हम लोग देखेंगे, चूँकि हम लोगों का ये क्लियर हो गया कि नर युग्मक कहाँ पर है और मादा युग्मक कहाँ पर है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये समझ लो, जैसे जो पुष्प होता है उसमें ये पुष्प के अंदर पुष्प से संबंधित क्या होते हैं? पुंकेसर होंगे। पुंकेसर के 2 भाग, एक भाग जो होता है वो क्या है? परागकोश, और दूसरा पुतंतु होता है। इसमें आपको ये बताया गया कि इसी के अंदर परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। परागकण के अंदर ही नर युग्मक होता है। फिर इसको पहुंचना होता है, चूँकि आपको ये बताया गया कि स्त्री केसर के भाग होते हैं। स्त्री केसर के भी 3 भाग होते हैं। इसको ये बताया गया कि वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, और ये होता है अंडाशय। ये 3 भाग होते हैं। इसके अंदर बीजांड पाया जाता है और बीजांड के अंदर ही क्या होते हैं? यहाँ पर मादा युग्मक होता है। निषेचन क्रिया के लिए, उनके संलयन के लिए इस परागकण को यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि परागकण के अंदर ही नर युग्मक होता है। तो ये पहले क्या होता है कि ये यहाँ पर पहुँचता है। कहाँ पहुँचेगा? वर्तिकाग्र पर। परागकण जो होगा परागकोश से निकल करके कहाँ पहुँचेगा? वर्तिकाग्र पर। स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुँचेगा। इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण। परागण क्या होता है? परागकोश से परागकणों का निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। परागण अब यहाँ पर देख लीजिए। परागण जो होता है वो 2 तरह का होता है। परागण कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण।
पर परागण, स्वपरागण और पर परागण। ये आपके एग्जाम में स्वपरागण और पर परागण में अंतर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जान लो स्वपरागण और पर परागण में अंतर क्या है। यहाँ पर देखिए, जैसे पुष्प जो हो, कोई पुष्प हो और पुष्प में ये इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन हो जिसको स्त्री केसर बोलते हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन भी हो जिसको क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। आपको ये क्लियर है कि जो पराग कोश है उसके अंदर परागकण बनते हैं, परागकण बनते हैं। तो ये परागकण निकल कर अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचे तब वो क्रिया कहलाती है स्वपरागण। क्या कहलाती है? स्वपरागण। मतलब किसी पौधे में जब एक चीज़ ये जान लेना है कि पुष्प का द्विलिंगी होना जरूरी होता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये एक ही पुष्प के बीच में स्थानांतरण होने का काम होता है। जब होगा नहीं जब एक ही पुष्प होगा, यानी कि जब दोनों जनन अंग एक ही पुष्प में उपस्थित होंगे तभी संभव होगा। तो एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण का निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया जो है वह क्या कहलाती है? स्वपरागण। एक और केस होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक पौधा है और उस पौधे में पौधा चाहे वो एक लिंगी हो या द्विलिंगी हो, दोनों जनन अंग रखने वाला हो या एक ही, मान लीजिए कि ये पौधा एक लिंगी है और इसमें केवल मादा जननांग है। क्या है? मादा ये जननांग स्त्री केसर है, और एक दूसरा उसी जाति का दूसरा पौधा है, पौधा अलग है। यहाँ पर पौधा अलग है तो दूसरे मानी कि उसमें क्या होगा, उसके पुष्प में क्या होगा? पुंकेसर होगा। यहाँ पे पुष्प, पेटल, सेपल ये सब तो रहेंगे ही सॉरी। तो यहाँ से निकलकर एक पौधे के परागकोश, एक पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण का निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? पर परागण कहलाती है। थोड़ा एक चीज़ जानना है, इसमें क्या होगा? पराग कोश और जो वर्तिकाग्र ये बहुत पास पास होते हैं, इसलिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब पौधे अलग अलग होंगे तो वहाँ पर माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे वो चाहे यहाँ से परागकण यहाँ तक आने में या तो कीट के द्वारा जाना पड़ेगा, या हवा के द्वारा, या वायु के द्वारा, या फिर जल के द्वारा। मतलब किसी माध्यम की आवश्यकता, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर अगर अंतर जानना चाहे स्वपरागण और पर परागण में, तो स्वपरागण में क्या होता है? एक ही पुष्प के पौधों के बीच में, एक ही पुष्प में क्या होता है? परागकण का स्थानांतरण होता है। जबकि यहाँ पर दो अलग अलग पौधों के पुष्पों के बीच में परागकणों का स्थानांतरण होता है। यहाँ पर इस कंडीशन में स्वपरागण के केस में पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है, लेकिन यहाँ पर चाहे पुष्प एक लिंगी हो या द्विलिंगी हो, दोनों परिस्थितियों में पर परागण हो सकता है। और तीसरा कंडीशन ये है कि स्वपरागण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी परागकण के ट्रांसफ़र के लिए, स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि यहाँ पर परागकणों के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो कीट हो या फिर जल हो या फिर वायु हो, किसी न किसी माध्यम से ही जो परागकण है वह वर्तिकाग्र तक पहुँचेगा।
तो ये क्लियर हो गया होगा आपका परागण। अब जब ये पहुंच जाता है, कहाँ पहुंच जाएगा? वर्तिकाग्र पर। अब निषेचन क्रिया हम लोग देखेंगे। निषेचन क्रिया, पौधों में निषेचन, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। स्वपरागण पर परागण ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और पौधों में निषेचन जो होता है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब पुष्पी पादप में निषेचन देखेंगे तो इसमें आपको ये बता दिया गया कि जो ये स्त्री केसर का ये फिगर मैं बता रहा हूँ, ये हो गया। यहाँ पर ये ऊपर वाला भाग बताओ क्या है? वर्तिकाग्र है। परागण क्रिया के फलस्वरूप जब यहाँ आ जाता है परागकण आ जाता है, क्या आ जाता है? परागकण। तो ये वायु की नमी से, वायु की नमी को अवशोषित करता है और इससे कुछ केमिकल सिक्रीट होता है, स्रावित होता है और फलस्वरूप ये जो परागकण होता है वो जर्मिनेट हो जाता है, अंकुरित होता है और एक लंबी नलिका का निर्माण करता है। इस नलिका को पराग नलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पराग नलिका। पराग नलिका ये आपको पता है, ये वर्तिका है। वर्तिका के ऊतकों को पार करती हुई अंडाशय के ऊतकों में प्रवेश करेगी। प्रवेश करके क्या होगा? फिर ये बीजांड में एक जगह आपको फिगर जो बताए थे बीजांड में, वहाँ पर ये बताए थे कि एक रचना होती है, एक द्वार होता है जिसको बीजांड द्वार बोलते हैं, उसके थ्रू ये प्रवेश कर जाती है। उसके द्वारा वो क्या होगा? बीजांड में प्रवेश कर जाता है। क्या हो जाएगा? इसमें ये प्रवेश करेगा। क्योंकि आपको पता है इसके अंदर हम जब परागकण आपको बताया हूँ अभी, तो उसमें ये बताए थे दो प्रकार की कोशिकाएं, एक कायिक कोशिका होती है और दूसरी जनन कोशिका होती है। जनन कोशिका, जो जनन कोशिका है उसमें अर्धसूत्री विभाजन, यानी जनन कोशिका में विभाजन के फलस्वरूप क्या होगा? क्या होगा? दो युग्मक का निर्माण होगा, दो नर युग्मक का निर्माण हो जाता है। ये नर युग्मक, ये हैं क्या? नर युग्मक हैं, नर युग्मक। ये युग्मक का निर्माण हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको ये क्लियर है कि यहाँ अंड कोशिका होती है, तो इसमें से एक नर युग्मक इस अंड कोशिका से, एक नर युग्मक जो होता है अंड कोशिका को निषेचित करेगा। जो नर युग्मक होगा, पहला नर युग्मक, नर युग्मक वो किसको निषेचित करेगा? अंड कोशिका। अंड कोशिका को जब निषेचित करेगा तो निषेचन के फलस्वरूप क्या बनेगा? युग्म नज बनेगा। क्या बनेगा? युग्म नज का निर्माण होगा। इसी युग्म नज से फिर भ्रूण विकसित होता है, भ्रूण का विकास होता है। क्या, किसका विकास होगा? भ्रूण का। एक युग्मक तो इसको निषेचित कर देगा और यहाँ पर ये बीच में आपको बताया गया था कि ये क्या होते हैं? ध्रुवीय केंद्रक। तो जो दूसरा नर युग्मक होता है, ये दूसरा नर युग्मक, दूसरा जो नर युग्मक होगा वह क्या करता है? इससे संलयित तो हो जाता है, इससे जुड़ जाता है, जिसको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक, ये दो ध्रुवीय केंद्रक से जुड़ जाता है और जुड़ करके
बनाता जो है प्राथमिक भ्रूणपोष, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या इसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं, इसका निर्माण करता है। और इसी से फिर किसका निर्माण होता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूणपोष। यहाँ पे देखिए, आपको कल के वीडियो में डिस्कस किया गया था, इसके पहले वाले वीडियो में, कि जो युग्मक होते हैं वो यन होते हैं, अगुणित होते हैं। तो ये भी यन हो गया, ये भी यन, ये युग्मक, ये नर युग्मक, ये मादा युग्मक, फिर यन यन मिल करके 2n या 2x जो भी कहना चाहे कह लीजिए। मतलब यहाँ अगुणित होती, गुणसूत्रों की संख्या यहाँ आधी होती, यहाँ जोड़े में होती है। तो युग्मनज कैसा होता है? 2n। ध्रुवीय केंद्रक में कितने केंद्रक हैं? 2 केंद्रक हैं। तो जो प्राथमिक भ्रूणपोष होता है वो 3n होता है, यानी ये 3n होगा। क्या होगा? 3n होता है। इसमें जो कोशिकाएं होती हैं बहुत अधिक जो पोषक पदार्थ भरे रहते हैं, जो इस विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। क्या काम करता है? पोषण प्रदान करना। समझ रहे हैं? यहाँ पर थोड़ा सा देखना है, इसके और इसके जो जुड़ने की क्रिया है, इसको सिनगैमी कहा जाता है। सिनगैमी या संलयन कहलाता है। चूँकि यहाँ पर देखिए एक केंद्रक 2 और एक 3 केंद्रक हो गया, इसलिए इसको त्रिसंलयन कहते हैं, त्रिसंलयन बोलते हैं, या ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। ये जो क्रियाएं होती हैं ये कहाँ हो रही हैं? इसी के अंदर, यहाँ पर बीजांड के अंदर जो भ्रूण कोश होता है उसके अंदर होती हैं। एक ही भ्रूण कोश में 2 बार संलयन हो रहा है, एक तो सिनगैमी है और दूसरा जो है त्रिसंलयन है, ट्रिपल फ्यूजन। इसलिए इसको दोहरा निषेचन कहा जाता है, दोहरा निषेचन। और इस दोहरा निषेचन को एक वैज्ञानिक ने खोजा था, वो थे नवासिन। नवासिन ने इसको खोजा था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोहरा निषेचन के खोजकर्ता कौन है? तो नवासिन है। तो ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए जो भ्रूण है, एक चीज़ और जान लेना है, निषेचन क्रिया के बाद, यानी ये निषेचन हो गया, नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन, वो निषेचन या सिनगैमी बोलते हैं। युग्मनज बनाएगा, युग्मनज से भ्रूण बन जाएगा। ये सभी चीज़ें कहाँ रहेंगी? इसी के अंदर। निषेचन क्रिया जब हो जाती है तो जो ये भाग है स्त्री केसर का, जिसको अंडाशय बोलते हैं, इस अंडाशय से फल का निर्माण होता है। किसका निर्माण? फल का। अंडाशय से किसका निर्माण होता है? फल का। और ये जो अंदर ये बताया गया, ये बीजांड है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है, बीज का। और इसी बीज में ही भ्रूण होते हैं, भ्रूणपोष होते हैं। जो भ्रूणपोष जो होता है वो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, और जो भ्रूण है वो उसी में बीज में सुप्तावस्था में पड़ा रहता है। और जब उपयुक्त कंडीशन मिलता है, उपयुक्त परिस्थिति जब बनती है, तो यही भ्रूण अंकुरित हो करके नए पौधे का निर्माण कर देता है। तो इस तरह से हम उम्मीद ये करते हैं कि आपको इस टॉपिक से जो पौधों में जनन है उसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट बन रहा है तो आप कमेंट करिएगा, जिसमें आपको उसका सलूशन दे दिया जाएगा अगले वीडियो में। और इस तरह से ये जो है टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद में जो है हम अगला वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे
जंतुओं में लैंगिक जनन। थैंक यू।